वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अभी तक 1190 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। ये पूरा टारगेट है हमारा 3000 क्वेश्चंस को कवर अप करने का। सो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करिए। देखिए, आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन की हो गई, चाहे वो आपके यूपीपीसीएस की, आरओ की या बीईओ की या कोई भी एग्जाम, ठीक है, तो हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हर क्वेश्चन के अंदर जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए उसको, ठीक है। तो बाकी आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। ये वाला वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है। अब इसमें है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। सत्य नहीं, सॉरी, असत्य है, ठीक है। जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज़ करना है। लास्ट अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें 1916 का जो वो हुआ था, कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। इसके अलावा जो कांग्रेस स्प्लिट हुई थी 1907 में, उग्रवादी और उदारवादी दो अलग अलग गुटों में, वो भी फाइनली आकर इसमें मिल गई थी। तो इस सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने बात करी थी। सो उसमें एक चीज़ यहाँ पर हमने बताई थी कि भाई अंबिका चरण मजूमदार ये जो थे 1916 के कांग्रेस के सेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। मतलब इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में जो था ये पूरा सेशन जो था वो संपन्न हुआ था। सो ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच में पुनः मेल स्थापित हुआ था। इसको मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत महात्मा गांधी को कराया गया था। ये वाली बात भी सही थी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। चलिए, इसके बाद अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन कर दें आपको कि जब चंपारण के किसान जो थे, इनकी समस्याओं के बारे में महात्मा गांधी को पता किसके थ्रू चला, तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ल। उनसे मुलाकात हुई थी महात्मा गांधी की इस सेशन में और उन्होंने ही किसानों की हालत के बारे में बताया था, चंपारण के किसानों की हालत के बारे में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। तो अभी हमने बात करी है इसकी, तो लखनऊ अधिवेशन जो था 1916 का, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार ये अध्यक्ष थे, तो उसी में ही महात्मा गांधी की मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ला से और वो बताते हैं कि चंपारण में किसानों की क्या समस्याएं चल रही हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था। यहाँ पर वर्डिंग्स को समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं हो रही कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की और कब की, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। अगर सिर्फ ये होता कि होम रूल लीग की स्थापना किसने सबसे पहले की, तो अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि तिलक की बात करें तो इन्होंने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की, ठीक है। बट अगर आंदोलन की बात होगी तब एनी बेसेंट सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में एनी बेसेंट ने सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन
इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें आपसे पूछा गया है कि 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंदोलन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है होम रूल लीग की। ठीक है, तो अब इनका नेतृत्व किस किसने किया, तो अभी हमने देखा है कि तिलक और एनी बेसेंट यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं। अब ये किससे संबद्ध रही हैं ये पूछा जा रहा है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ये होम रूल आंदोलन से, ये खिलाफत आंदोलन से, या फिर ये असहयोग आंदोलन से। सो अभी हमने देखा है कि एनी बेसेंट किससे संबद्ध रही हैं, वो है आपका होम रूल लीग, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, अब इन्होंने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो ये तो होम रूल आंदोलन है। ठीक है, होम रूल लीग की अगर हम बात करें तो होम रूल लीग इनके द्वारा सितंबर 1916 में इस्टेब्लिश की गई थी, जबकि तिलक ने कब स्टार्ट करी थी, वो मतलब इसको इस्टेब्लिश किया था 1916 अप्रैल में। ठीक है, सो अगर उसमें ये पूछा जाता है कि किसने पहले किया किसने बाद में किया, तब आपको याद रखना है कि तिलक ने इस्टेब्लिश जो करी थी होम रूल लीग वो एनी बेसेंट से पहले करी थी अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने करी है सितंबर 1916 में। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह कौन सा था। वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था, होम रूल आंदोलन था, ये पृथकतावादी आंदोलन था, या फिर स्वराजिस्ट पार्टी आंदोलन था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। अच्छा, होम रूल आंदोलन की हम बात करें इंडिया में इसको कब इस्टेब्लिश किया हुआ और क्या इसके बारे में है, तो भारत में जो होम रूल लीग की स्थापना थी ये मेनली एनी बेसेंट के द्वारा ही इसकी योजना बनाई गई थी, और होम रूल आंदोलन की व्याख्या इन्होंने एनी बेसेंट ने 2 जनवरी 1914 में जो इनका एक पेपर था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ में इन्होंने उसको पूरा बताया था कि क्या है ये। तो इसमें मेन बात ये थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन के उद्देश्य को, मतलब उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने सारी बातें कही थी। मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहना है, बट स्वशासन यहाँ पर मिलना चाहिए। और उसमें स्वशासन में कौन कौन सी चीज़ें थी, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता थी, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक सुधार, ये सारी चीज़ें जो थी उसके अंदर इंक्लूड थी, मतलब स्वशासन में। ठीक है, तो ये जो आंदोलन था, ये जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर काफ़ी फेमस हुआ था इंडिया में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। अब ये CR दास थे, ये S सुब्रमण्यम अय्यर थे, ये एनी बेसेंट थे, या फिर ये बाल गंगाधर तिलक। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि CR दास, ये इससे एसोसिएटेड नहीं थे। अच्छा, अगर हम बात करें तिलक की, तो इन्होंने जो होम रूल लीग इस्टेब्लिश की थी उसके जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम क्या था, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए। ठीक है, सो जोसेफ बैप्टिस्टा ये इनका नाम था। ठीक है, और ये क्या थे, अध्यक्ष थे तिलक द्वारा जो स्थापित की गई थी होम रूल लीग। ठीक है, उसके ये पहले अध्यक्ष थे। और सचिव की बात करें तो ये थे आपके NC केलकर। इसके बाद अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने जो अपने होम रूल लीग इस्टेब्लिश की थी उसके जो सचिव थे इनका नाम क्या था, जॉर्ज अरुडेल। ठीक है, जॉर्ज अरुडेल ये इनका नाम था, मतलब ये कौन थे, ये सचिव थे उसके। चलिए, इसके बाद फिर अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि करमचंद्र गांधी ये दीवान थे। अगर हम बात करें इनके, मतलब ये कहाँ कहाँ के दीवान थे, तो पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे, और बीकानेर, तीनों राज्यों के ये दीवान थे। और करमचंद्र गांधी थे कौन, तो ये महात्मा गांधी के फादर थे। ठीक है, और इनका जो उपनाम था वो क्या था आपका, कबा, ये इनका उपनाम था। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था, नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, या फिर इंडियन ओपिनियन। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन ओपिनियन। इसको महात्मा गांधी ने 4 अलग अलग भाषाओं में निकाला था, जिसमें आपकी थी गुजराती, तमिल, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इन 4 भाषाओं में इसको पब्लिश किया जाता था, ये न्यूज़पेपर था।
इसके अलावा 1904 में महात्मा गांधी ने डरबन साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फार्म, ठीक है, इसकी भी स्थापना की थी। ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि महात्मा गांधी ये समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या फिर दार्शनिक अराजकतावाद के। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, यानी कि दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, इसके मतलब ये जो फिलोसफिकल एनार्किस्ट इससे प्रभावित थे और वो इसके समर्थक थे। ठीक है, और ये मतलब मार्क्स के विचारों से ही ये चीज़ प्रभावित थी। मार्क्स की तरह महात्मा गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने खुद को क्या बोला था? फिलोसफिकल एनार्किस्ट। वो कहते थे कि हाँ, मुझे आप फिलोसफिकल एनार्किस्ट कह सकते हैं। ठीक है, सो आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वाले वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।